हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में हम क्यूमुलेटिव टेस्ट जो हुआ था उसका पेपर डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चंस। A body is allowed to fall freely under gravity from a height 10 meters if it loses 25% of its energy on impact with the ground. To what height will it rise after one impact? What height will it rise after one impact? So आपने क्या किया है, किसी बॉडी को रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट, ये ग्राउंड, सपोज फ्रॉम ए हाइट ऑफ h, इनिशियली जो हाइट है वो h के बराबर है। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी mgh। अब जब ये नीचे आ रहा है, नीचे ये सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। सो विल हैव k इक्वल टू mgh। जो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहां पर अब काइनेटिक एनर्जी आएगी ऑन इंपैक्ट विद द सरफेस, विद द ग्राउंड। लेकिन ग्राउंड से जब ये रिबाउंड हो रहा है, इट लूजेस 25% ऑफ इट्स एनर्जी। ओके, इट लूजेस 25% ऑफ इट्स एनर्जी। सो अब जो एनर्जी होगी दैट विल बी ओनली 75% ऑफ mgh। ओके, 75% ऑफ mgh। सो ये ऊपर जाएगा टू सम हाइट, सपोज h प्राइम तक जा रहा है, तो सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में होगी विच विल बी जस्ट 75% ऑफ mgh। ओके, 75% ऑफ mgh प्राइम यहां पर। अब नहीं, h प्राइम तो पहला ही h है, सो वो तो वैसे ही रहेगा अभी। सो 75% ऑफ इनिशियल एनर्जी जो है वो अभी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म है। सो जितनी भी एनर्जी स्टार्ट में थी अब इसके पास 75% ऑफ दैट एनर्जी है। लेकिन अब क्या हाइट है, h प्राइम। अब क्या हाइट है, h प्राइम। सो यू कैन सी पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइट। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर रिड्यूस हो गई है टू 75%, तो हाइट भी रिड्यूस होगी टू 75%। हाइट रिड्यूस होगी टू 75% मींस h प्राइम जो नई हाइट है दैट विल बी 75% ऑफ द ओरिजिनल हाइट जहां से आपने इसको रिलीज किया था, विच इज 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू h, विच इज 0.75h। ओके, 0.75h। ओके, h कितना दिया था, 10 मीटर्स दिया हुआ है, सो वो यूज करते हैं। सो इंटू 10 ये बन जाएगा 7.5 मीटर्स। 7.5 मीटर्स, ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। सो काफी आसान क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन हियर। ओके, two masses of m and 4m are moving with equal kinetic energies. So kinetic energy जो है वो दोनों की सेम है। The ratio of their linear momenta is kinetic energy और momentum के बीच में आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। Kinetic energy is equal to p square divided by 2m in terms of momentum, p square divided by 2m। तो हमें क्या निकालना है, हमें मोमेंटा का रेशियो निकालना है। सो p जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2mk। दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है, इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, और 2 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सिर्फ मास जो है वो डिफरेंट है, एक का m है दूसरे का 4m है। सो इस केस के लिए p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। ओके, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। तो इसका मतलब हुआ p1 बाई p2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 बाई m2। ओके, m1 बाई m2। अब m1 जो है वो m के बराबर है, डिवाइडेड बाई m2 जो है वो 4m के बराबर है। m एंड m कैंसल्स आउट 1 बाई 4, लेकिन रूट के अंदर तो वो 1 बाई 2 बन जाएगा। सो p1 डिवाइडेड बाई p2 जो है वो 1 बाई 2 के बराबर है, मीनिंग रेशियो जो है वो 1:2 के बराबर है। सो रेशियो जो है वो 1:2 के बराबर है। ओके, सो अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ओके, आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ढूंढना है। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। नहीं,
काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन्स, वहां पर तो ये कंजर्व नहीं रहता है। मोमेंटम तो रहता है कंजर्व हर किसी में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हर किसी में कंजर्व नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बट मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन्स। सो स्पेसिफिकली इन इलास्टिक कोलिजन्स की बात हो रही है। मोमेंटम तो हर बार कंजर्व रहता है, तो इन इलास्टिक में भी कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन्स में कंजर्व रहती है, इन इलास्टिक में नहीं रहेगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ये ठीक स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 2 जो है वो ठीक स्टेटमेंट है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन्स बट नॉट इन इलास्टिक, नहीं, दोनों टाइप्स में मोमेंटम कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, नहीं, वो तो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन्स में कंजर्व रहता है। सो ऑप्शन 2 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। A woman pushes a truck on a railway track, railway platform that has a rough surface, so kinetic friction वहां पर होगा. She applies a force F over a distance of 20 meters as shown by the graph. Calculate the work done by the woman. Okay, graph यहां पर दिया हुआ है. ग्राफ जो है वो आपको दिखा रहा है फोर्स F जो है वो कैसे वैरी कर रहा है विद डिस्टेंस x. नोट कर लें, पहले 10 मीटर डिस्टेंस तक ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है और किसके बराबर, 100 न्यूटन्स के बराबर. ओके, 100 न्यूटन्स के बराबर. उसके बाद ये लीनियरली डिक्रीज हो रहा है 20 मीटर्स तक. ओके, और एट द एंड ऑफ 20 मीटर से 50 न्यूटन्स रह रहा है. आपको बताना है कि वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा. वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा. सिंपल सी बात है, वर्क डन जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया हुआ है, उसका एरिया अंडर द कर्व, उसका एरिया अंडर द कर्व. आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन के लिए सबसे फंडामेंटल इक्वेशन जो है, जो जनरल इक्वेशन है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स. वन डिमेंशनल केस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स. फोर्स और एक्स के बीच में ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन की तो वही इंटरप्रिटेशन होती है, एरिया अंडर द कर्व. तो यहां पर एरिया अंडर द कर्व हम देखते हैं, ये वाला एरिया जो है यहां तक ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये वाला एरिया सिंपली होगा विड्थ इनटू हाइट. ओके, विड्थ इनटू हाइट. फिर जाके दूसरा पार्ट जो है इसमें, दूसरा पार्ट जो है इसमें वो ट्रपेजियम शेप्ड है, वो ये ट्रपेजियम शेप. ट्रपेजियम के लिए एरिया जो है वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. तो वो फॉर्मूले हम यूज कर लेंगे टू फाइंड आउट टोटल एरिया, टू फाइंड आउट वर्क डन. सो वर्क डन, इस पार्ट का एरिया जो होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सिंपली 10 इंटू 100. सो 10 इंटू 100 प्लस इस पार्ट का, ट्रपेजियम वाला पार्ट है तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये साइड जो है वो 100 के बराबर है, प्लस ये वाला साइड जो है वो यहां पर 50 के बराबर है. सो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गया. डिस्टेंस बिटवीन देम वो ये 20 माइनस 10 जो है वो 10 के बराबर है. 20 माइनस 10 10 के बराबर. सो ये बन जाएगा, दिस इज 1000 प्लस हाफ ऑफ 150 इंटू 10. ओके, वो बन जाएगा 2 इंटू 5, तो 1000 प्लस 5 इंटू 0, 0 5 5 25 5 1 5 7 1750 जूल्स वर्क डन है. ओके, 1750 जूल्स वर्क डन है. अच्छा, ये पॉजिटिव वर्क होगा कि नेगेटिव वर्क होगा? फोर्स जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, फोर्स है इन द, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्वियसली बॉक्स मूव कर लेगा. सो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा 1750 जूल्स. ओके, 1750 जूल्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. A uniform chain of length L and mass M is lying on a smooth table. So friction नहीं है. 1/3 of its length is hanging vertically down over the edge of the table. How much work needed to be done to pull the hanging part back to the table? पहली बात जो नोट कर ले, ऑप्शंस में इन टर्म्स ऑफ MGL ऑप्शंस हैं. यहां पर भी MGL, यहां पर भी MGL, यहां पर भी MGL, यहां पर भी MGL. तो MGL के वैल्यूज हमें सबस्टिट्यूट जो है वो नहीं करने हैं. वैसे भी M और L के वैल्यू तो नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ M और L मेंशन्ड है. हाँ, G का वैल्यू सबस्टिट्यूट नहीं करना है. सो हमारे पास वी हैव दिस टेबल हियर. इस टेबल के ऊपर हमारे पास एक चेन है. सो देयर इज दिस चेन.
जिसका 1/3 पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है, 1/3 ही है ना, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग, 1/3 लेंथ जो है वो हैंग कर रही है। टोटल मास m के बराबर है, टोटल लेंथ l के बराबर है। यूनिफॉर्म है, दैट इज इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म है, तो l/3 लेंथ अगर हैंग कर रही है तो उसका मास m/3 होगा, स्मॉल m दिया हुआ है, m/3 होगा। 1/3 ऑफ लेंथ हैंगिंग है तो 1/3 ऑफ मास हैंगिंग है, सो 1/3 दोनों केसेस में होगा। अच्छा, इनका सेंटर ऑफ मास, इस हैंगिंग पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास, अब ये यूनिफॉर्म चेन है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। हैंगिंग पार्ट का सिर्फ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ हैंगिंग पार्ट का, उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, विच विल हाफ ऑफ l/3, ये l/3 टोटल है तो ये हाफ ऑफ l/3 होगा, दैट इज l/6, ओके, l/6। तो जब आप इस चेन को ऊपर खींच रहे हैं, जब आप इस चेन को ऊपर खींच रहे हैं, यू आर रेजिंग सेंटर ऑफ मास बाय l/6, यू आर रेजिंग सेंटर ऑफ मास, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो वो इंक्रीज हो रही है बाय l/6। सेंटर ऑफ मास यहां पर है, आप टेबल के ऊपर होगा तो l/6 से हाइट इसकी इंक्रीज हो रही है, ओके, l/6 से इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन हमें पता है डेल्टा U के बराबर है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय द ग्रेविटी अगर होगा तो माइनस डेल्टा U, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस डेल्टा U, विच इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। या सिंपली अगर आप हाइट h से इसे रेज कर रहे हैं तो वर्क डन विल बी सिंपली mgh, m के बदले में m/3, g h के बदले में l/6, okay, l/6, so this is mgl divided by 6 into 3 is 18, so mgl divided by 18, mgl divided by 18, okay. So let's move on to the next one. An elevator can carry a maximum load of 1800 kg. Elevator plus passengers is moving up with a constant speed of 2 meters per second. The frictional force opposing the motion is 4000 newtons. This is the load, this is the frictional force. Determine the minimum power delivered by the motor of the elevator. So elevator हमारे पास है, ये ऊपर जा रहा है with some constant speed है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ऊपर जो कॉर्ड इसे खींच रही है, ऑब्वियसली वो मोटर से जो खिंचाव आएगा वो वहां से फोर्स आएगा T, और साइड्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नीचे की ओर, और mg जो है वो नीचे की ओर, mg जो है वो नीचे की ओर। अब हम देखेंगे पहले T किसके बराबर है, फिर पावर के लिए फोर्स इनटू वेलोसिटी हम यूज कर लेंगे। रिमेंबर ये फोर्स जो आ रहा है, टेंशन वाला फोर्स, उसका ओरिजिन जो होगा वो मोटर होगा, मोटर जो खींचेगा रस्सी को वहां से ये टेंशन फोर्स आएगा। फ्रिक्शन और mg तो फ्रिक्शन सरफेस से आएगा जिसके साथ कॉन्टैक्ट में है, वॉल्स किससे के साथ, mg इज द वेट। सो अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो नेट फोर्स मस्ट बी 0, सो T मस्ट बी इक्वल टू mg प्लस Fk, T इज इक्वल mg प्लस Fk। m जो है दैट इज 1800 kg, g को साथ मिला के ये 1800 से 18,000 बन जाएगा। फिर Fk जो है वो 4000 के बराबर है, सो 4000 दिस बिकम्स 22,000 न्यूटन्स। सो जो फोर्स इन्वॉल्व है दैट इज 22,000 न्यूटन, जो मोटर के वजह से फोर्स आ रहा है। मोटर की वजह से अगर इतना फोर्स आ रहा है तो मोटर की वजह से पावर जो होगा वो किसके बराबर होगा? ना पावर इज इक्वल टू T इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में तो सीधे वेलोसिटी, अदरवाइज डॉट प्रोडक्ट। सो दिस इज 22,000 इंटू V जो है दैट इज 2, वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ऐसा यूनिट में सब कुछ है। सो ये बन जाएगा 44,000 वॉट, ओके, 44,000 वॉट। वॉट्स में ही ऑप्शंस हैं, 44,000 वॉट्स, ऑप्शन नंबर 2, ओके। So let's move on to the next one now. A body of mass m collides elastically with a stationary body of mass capital M. So m1 जो है वो small m है, m2 जो है वो capital M दिया गया है। और जो दूसरा मास है वो stationary है, okay, that is stationary. M has a speed equal to 1/3 of its initial speed after collision, okay, after collision. Calculate the ratio of M by M. So हमारे पास क्या है सिचुएशन? We have this M1 which is equal to M, say moving with velocity U, U1 equal to U, okay, U1 equal to U, before collision वाली velocity U से,
और दूसरा मास कैपिटल M जो है M2 इक्वल टू कैपिटल M, वो रेस्ट पे है, दैट मींस U2 इज इक्वल टू 0। ओके, U2 इज इक्वल टू 0। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? आफ्टर कोलिजन M1 जो M के बराबर है, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ओके, 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी U थी बिफोर कोलिजन, तो अब U/3 होगी। दूसरे का नहीं कहा गया है कुछ। ओके, दूसरे का नहीं कहा गया है कुछ। लेट्स सपोज द सेकंड वन हैविंग मास कैपिटल M मूव्स विद वेलोसिटी V2। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दिस इज V1 हियर, V1। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए V1 V2 का फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास है, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स U1 प्लस ट्वाइस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स U2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। M1 का वैल्यू स्मॉल m है, माइनस M2 का वैल्यू कैपिटल M है, नीचे स्मॉल m प्लस कैपिटल M बन जाएगा। U1 तो U के बराबर है, ये सारा 0 बन जाएगा क्योंकि सेकंड ब्लॉक जो है बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है। V1 दिया हुआ है वो 1/3 ऑफ U है, सो U डिवाइडेड बाई 3, U डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पर U एंड U कैंसल्स आउट, M प्लस M ऊपर, M प्लस कैपिटल M ऊपर इज इक्वल 3 यहां, सो ये बन जाएगा 3 स्मॉल m माइनस 3 कैपिटल M। ओके, सो दिस इंप्लाइज 3 कैपिटल M को वहां लेते हैं, वहां पहले से ही कैपिटल M है, 3 प्लस 1 इज 4 कैपिटल M इज इक्वल टू 3M। यहां पर ये M यहां लाते तो माइनस बन जाएगा, 3M माइनस M इज 2M, 3M माइनस M इज 2M, 2 इंटू 2। सो दिस इंप्लाइज हमें स्मॉल m बाई कैपिटल M निकालना है। 2 is equal to small m divided by capital M, which means 2 is to 1, या 2 divided by 1. Okay, 2 divided by 1, option number 1. Okay, option number 1. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब कर लेते हैं। The coefficient of restitution for a perfectly elastic collision is perfectly elastic collision, जहां पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मोमेंटम तो ऑलरेडी कंजर्व ही रहता है। perfectly elastic collision 1, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1 के बराबर होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The momentum of a body is increased by 25%, large change है। So fractional, relative, error वगैरह वो हम यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। The momentum of a body is increased by 25%. The kinetic energy is increased by about, kinetic energy कितना चेंज होगी? So momentum और kinetic energy के बीच में रिलेशन है K is equal to P square divided by 2M, P square divided by 2M. Let's call it initial KI PI. अब क्या हो रहा है, मोमेंटम जो है PF दैट इज इंक्रीज्ड बाय 25%, दैट मींस इनिशियल जो था प्लस 25% इंक्रीज हुआ है उसका। सो PI प्लस 25% ऑफ PI। यहां पर वो आप नहीं यूज कर सकते डेल्टा K बाई K इज ट्वाइस डेल्टा P बाई P, वो तब यूज होगा जब 10% से कम, मैक्सिमम 10% तक अगर वेरिएशन आएगा तब वो यूज करना है। यहां पर ऐसे यूज नहीं होगा क्योंकि वेरिएशन 25% है। So this is PI plus 25 divided by 100, that is 0.25 into PI. So this is 1.25 PI. So ये रहा आपका PF. PF is 1.25 times PI. So this means kinetic energy किसके बराबर होगी final? Final kinetic energy which will be final momentum square divided by 2M. तो 1 by 2M. PF जो है that is 1.25 PI. 1.25 PI स्क्वायर के साथ, ओके, स्क्वायर के साथ 1.25 स्क्वायर इज 1.563, सो ये 1.563 इंटू PI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M, विच इज 1.563 PI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI, सो KF। सो दिस इंप्लाइज, अब हमें यहां पर चेंज निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट चेंज हुआ है। सो KI को नीचे लाते हैं, KF डिवाइडेड बाई KI इज इक्वल 1.563,
ओके 1.563। अब ये स्टेप्स नोट कर लें, ऐसे क्वेश्चंस में हर बार सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं। सब्ट्रैक्टिंग बाय 1 ऑन बोथ साइड्स, -1 यहां पर भी, -1 यहां पर भी, तो यहां से बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके KF माइनस KI इंटू 1 इज KI डिवाइडेड बाई KI, तो यही आ गया आपका डेल्टा K डिवाइडेड बाई K। ओके वही तो आपने निकालना था, इज इक्वल टू 1.563 माइनस 1 इज 0.563। ओके 0.563। सो हमारा डेल्टा K डिवाइडेड बाई K, सो डेल्टा K डिवाइडेड बाई K या KI इज इक्वल 0.563 या फिर 56.3%। ओके इंटू 100% अगर हम कर लेंगे तो 56.3% आएगा। 56.3 अप्रॉक्सीमेटली 56%। ऑप्शन 3 इज द क्लोजेस्ट वन। ओके 56%। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The potential energy of a conservative system is given by, so potential energy की equation दी गई है x squared minus 3x joules. Then the equilibrium position is at equilibrium position. Equilibrium position होती क्या है, जहां पर फोर्स जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, फोर्स जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर्ड माइनस 3x, मैं u लिख रहा हूं, इसने v लिखा है, डजंट मैटर जो भी लिखा हुआ है, अब आई एम जस्ट यूज्ड ऑफ u फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो फोर्स हमें पता है इज माइनस du बाई dx। वन डिमेंशनल केस में पूरी डिफरेंशिएशन, अगर टू डिमेंशनल थ्री डिमेंशनल होता तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कंपोनेंट वाइज हम निकालते। सो दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू माइनस, अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। ओके मैं सीधे कर लूंगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस 3x, 3 ऐसे रहेगा, x की डिफरेंशिएशन 1। अब इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। फोर्स कब 0 होगा, जब 2x 3 के बराबर होगा, ये तब जाके 0 बन जाएगा। सो दिस इंप्लाइज 2x is equal to 3 implies x is equal to 3 divided by 2. 3 divided by 2 is 1.5 meters. 3 divided by 2, 1.5 meters. Option 1, 1.5 meters. Okay. So let's move on to the next one. काफी आसान था. The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is U. If the spring is stretched by 8 centimeter, the potential energy stored in it is. Potential energy associated with the spring हमें पता है, उसके लिए फॉर्मूला is 1/2 kx squared. सेम स्प्रिंग की बात हो रही है, पहले आपने उसका एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर किया था, अब आप उसका एक्सटेंशन 8 सेंटीमीटर कर रहे हैं, यानी कि पहले x 2 सेंटीमीटर था, अब x जो है वो 8, तो आपने x को चेंज किया है। स्प्रिंग सेम है, दैट मींस k चेंज नहीं हुआ। इफ k इज नॉट चेंजिंग, देन फॉर दिस पर्टिकुलर केस पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर्ड। Potential energy is directly proportional to x squared. So this implies okay, u2 divided by u1, u2 हमें निकालना है, u2 divided by u1 is equal to x2 divided by x1 square के साथ whole square. अब x2 जो है वो 8 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय x1 जो है वो 2 सेंटीमीटर है, रेशियो है तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज 2 into 4, 4 स्क्वायर इज 16, सो दिस इंप्लाइज u2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स u1, u1 को ऊपर लाते हैं, अब u1 जो है वो u के बराबर है, सो दिस इज 16 टाइम्स u, ऑप्शन 4। तो पहले अगर पोटेंशियल एनर्जी u थी, अब होगी पोटेंशियल एनर्जी 16 टाइम्स u, 16 टाइम्स u। इज दैट फाइन? ओके, so option 4. Let's move on to the next one now. The potential energy of a long spring when stretched by 2 तो ये तो यही था। Okay, so let's move on. This is the next one. 3 identical spheres, each of mass m, are placed at the corners of a right angle triangle with the mutually perpendicular sides equal to 2 meters. So right angle triangle है, isosceles triangle है, taking their point of intersection as the origin, find the position vector of center of mass. Position vector of center of mass निकालना है। Arrangement कैसे हैं? Arrangement कैसे हैं? ये आपके पास ट्राइंगल है, ये यहां पर राइट एंगल है,
और ये दो साइड जो है ये भी 2 है, ये भी 2 है, मीटर्स में है, तो पहले ऐसा सिस्टम में है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको आपने ओरिजिन मानना है। सो दिस इज आवर ओरिजिन। ओके, अब 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं इन 3 कॉर्नर्स पे। यहां पर है एक हैविंग मास m, यहां पर है एक हैविंग मास m, यहां पर है एक हैविंग मास m। सो दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस। तो पहले इन पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ओके, पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये वाला जो है वो ओरिजिन पे है। लेट्स कॉल दिस पार्टिकल 1 and this one as particle 2 and this one as particle 3. So let's write their coordinates. इसके कोऑर्डिनेट 0 0 ओरिजिन पे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट तो 2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। इसके कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट 0 के बराबर हैं, y कोऑर्डिनेट 2 के बराबर हैं। यहां y एक्सिस के अलोंग 2 है, x एक्सिस के अलोंग तो 0 पे ही है, ना दाएं है ना बाएं है। सो आपको x1 x2 x3 मिल गया, y1 y2 y3 मिल गया। ओके, अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमने देखना है कि किसके बराबर है। हम x कंपोनेंट अलग से निकालेंगे, y कंपोनेंट अलग से निकालेंगे। सो x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला आपके पास है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, दिस इज 2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। x1 तो 0 के बराबर है, x1 0 के बराबर है, तो ये सारा 0 बन जाएगा। m2 m है, x2 2 के बराबर है। ओके, x2 2 के बराबर है, प्लस m3 जो भी है, x3 जो है वो 0 के बराबर है, तो ये भी 0 बन जाएगा। डिवाइडेड बाय m प्लस m इज 3m, तो ये बन जाएगा m एंड m विल कैंसिल आउट, 2 डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स। रिमेंबर ये 202 मीटर्स में है, तो ये भी मीटर्स में होगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स। अब y कंपोनेंट हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास पोजीशन का, y कंपोनेंट। सो y कॉम सेम फॉर्मूला आपके पास है, y कॉम इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब y कोऑर्डिनेट इसका 0 के बराबर है, इसका भी 0 के बराबर है, तो पहली दो टर्म 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। m3 m के बराबर, y3 जो है वो 2 के बराबर, तो वो बन जाएगा ट्वाइस m डिवाइड बाय m प्लस m इज 3m अगेन। सो m एंड m कैंसल्स आउट, तो y कॉम जो है दैट्स अगेन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स। तो x कोऑर्डिनेट भी आपके पास आ गया, y कोऑर्डिनेट भी आपके पास आ गया। सो व्हाट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देन इन वेक्टर फॉर्म? ओके, व्हाट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आई विल राइट हियर r कॉम इज इक्वल टू x कॉम i यूनिट वेक्टर प्लस y कॉम j यूनिट वेक्टर। अब x कॉम y कॉम दोनों सेम है, 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर, तो उसे कॉमन ले लें, 2 डिवाइडेड बाय 3 i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर। सो 2 by 3 i प्लस j, 2 by 3 i प्लस j पहला ही ऑप्शन है, 2 by 3 i प्लस j पहला ही ऑप्शन है। सो काफी आसान फॉर्मूला, बस आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार कह रहा हूं आपसे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A particle performs uniform circular motion with an angular momentum L if the frequency of particle's motion is doubled, and its kinetic energy is halved. Okay, kinetic energy is halved. Then new angular momentum in terms of L is. Okay, then new angular momentum in terms of L is. So हमें पहले फॉर्मूला चाहिए एंगुलर मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, उससे पहले भी एक बात नोट कर लें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में if there is a particle undergoing uniform circular motion with angular velocity of omega, okay, angular velocity of omega, angular frequency angular velocity के बराबर होती है न्यूमेरिकली फॉर a uniform circular motion। यूनिफॉर्म नहीं है तब बराबर नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सेम, न्यूमेरिकली सेम एज एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर है, और ओमेगा जो है वो 2 पाई f के बराबर होता है।
2 पाई एफ के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी सेम है, दैट मींस एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है। एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है, दैट मींस एंगल ऑफ वेलोसिटी सेम है। सो ओमेगा दोनों के लिए सेम है। ओके, ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल्स मोशन। ओके, ओमेगा इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी को आप डबल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को आप डबल कर रहे हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डबल होगी। अब क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पर एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है तो एंगुलर वेलोसिटी भी डबल हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डबल हो रही है। सो ओमेगा जो है दैट बिकम्स ट्वाइस ओमेगा, डबल हो रहा है। और फिर जाके काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाउ, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, जो भी था इसका वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम का हमें बताना है कि क्या होगा। सो फर्स्ट विल फाइंड आउट इक्वेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ के एंड ओमेगा। ओके, इन टर्म्स ऑफ के एंड ओमेगा। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। हमने एक दो बार यूज किया पहले इस सेशन में। p के बदले में l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, m के बदले में i, m के बदले में i। ओके, सो l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, p के बदले में l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, m के बदले में i, रोटेशनल मोशन के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब और एक इक्वेशन आपके पास है कि L होता है I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा। तो इसका मतलब I इज इक्वल L डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओके, ओमेगा को नीचे लाके L डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो वो यूज करते हैं बिकॉज I की इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है K और ओमेगा के बीच में, तो वो हम I को रिप्लेस कराएं बाय L डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये बन जाएगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, I के बदले में L डिवाइडेड बाय ओमेगा, वो ऊपर आएगा ओमेगा। 1L will cancel out, so this means L is equal to 2 ऊपर जाएगा 2K, ओमेगा नीचे आएगा डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो दिस इज L इक्वल टू 2K डिवाइडेड बाय ओमेगा इन टर्म्स ऑफ K एंड ओमेगा। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ किया गया है, ओमेगा को डबल किया गया है। हमें बताना है कि एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा। सो L प्राइम इज इक्वल टू ट्वाइस K, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ K by 2, K divided by 2. फिर ओमेगा, ओमेगा इज डबल्ड, ओमेगा इज डबल्ड, दैट बिकम्स ट्वाइस, ओमेगा तो पहले ही नीचे है, अब ट्वाइस ओमेगा के बराबर। सो L प्राइम इज इक्वल 2 इंटू 2 इज 4, इस 4 को मैं अलग से रखूंगा, 2K डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब 2K डिवाइडेड बाय ओमेगा इज द ओरिजिनल एंगुलर मोमेंटम, सो दिस इंप्लाइज L प्राइम इज इक्वल L डिवाइडेड बाय 4। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम जो है दैट डिक्रीजेस by a factor of 4, so it becomes L divided by 4, which is option 3. L divided by 4, option 3. Okay, so let's move on to the next one. This is question number 13. Let's move on to question number 14. A thin rod of length L and mass m is turned at midpoint O at an angle 60 degrees. The moment of inertia of the rod about an axis passing through O and perpendicular to its plane, perpendicular to the plane of the rod is. Okay. Rod आपके पास है एक straight rod पहले, ये स्ट्रेट रॉड है आपके पास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ L के बराबर है, मास M के बराबर है, लेंथ L मास M, ML। यहां मिड पॉइंट के थ्रू मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूं, मिड पॉइंट के थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो वही सेंटर ऑफ मास है, एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए इज ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अब क्या आप कर रहे हैं, आप इस मिड पॉइंट पे इस रॉड को टर्न कर रहे हैं बाय 60 डिग्रीज। ओके, बाय 60 डिग्री नहीं, 60 डिग्री फाइनल एंगल बन रहा है, डायग्राम से क्लियर है। तो दैट मीन्स आप इसको ऐसे ला रहे हैं, आप इसको ऐसे ला रहे हैं, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर है,
60 डिग्री के बराबर। सो इस साइड को आपने टर्न किया है, यहां पर लाया है, ताकि दो पार्ट्स के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री बन गया। आपको कहना है कि सेम एक्सिस के लिए जो यहां पर है, पॉइंट ओ उसे कहा गया है, सेम एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके बराबर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन सेम। क्यों सेम रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला याद करें, इज समेशन ऑफ MIRI स्क्वायर्ड। MIRI स्क्वायर। जब आप इस रॉड के एक पार्ट को टर्न करते हैं, आप किसी पार्टिकल का या किसी पार्ट का मास चेंज नहीं कर रहे। सो MI इज नॉट चेंजिंग, MI इज नॉट चेंजिंग। व्हाट अबाउट RI? व्हाट अबाउट RI? अगर आप यहां पर कोई एलिमेंट लेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टर्न करके वो सेम डिस्टेंस यहां पर R ही रह रहा है, वो तो चेंज नहीं होगा। यहां से R था, अब यहां से R है, ओरिएंटेशन चेंज होगी, डिस्टेंस कैसे चेंज होगी? ये वाला पॉइंट सपोज ये L/2 पे है, एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2 फ्रॉम द सेंटर, तो वो तो अभी भी L/2 पे ही होगा ना फ्रॉम द सेंटर। आपने थोड़ी इसकी लेंथ को चेंज किया है, आपने तो सिर्फ टर्न किया है, लेंथ को तो चेंज नहीं किया है, टर्न किया है। तो हर किसी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो अब भी सेम ही रहेगी, वो कोई चेंज नहीं होगी, ना ही आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज किया है। सो एवरीथिंग विल रिमेन सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन सेम, mL² डिवाइडेड बाई 12। ओरिएंटेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, सिर्फ एम्स और आर्स पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डज नॉट डिपेंड। Okay, so this was question number 14. mL² divided by 12, option 4 है, option 4. So let's move on to the next one now. The moment of inertia of a thin rod of mass m and length L, ये तो यही है, नहीं, and length L about an axis perpendicular to the rod through its end point is, okay, simple formula बताना है कि क्या है। ये रॉड है, ये रॉड है, मास m लेंथ L, मास m लेंथ L। आपको इस एक्सीज पे बताना है, यहां पर जो एक्सीज होगी एज के थ्रू, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके बराबर है? ओके, किसके बराबर? ये मेरे ख्याल से सीधे ही याद होना चाहिए। अच्छा, इस इन टर्म्स ऑफ आई हमें बताना, वायर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ओके, यहां पर जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सीज जा रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बताया गया है कि आई के बराबर है। आपको बताना है कि इसका किसके बराबर होगा, इसका किसके बराबर होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की सिंपल सी एक्सरसाइज है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? Moment of inertia about parallel axis is equal to moment of inertia about center of mass axis into mass of the body into distance squared, distance between the two axes squared. So I com जो है वो I के बराबर है, प्लस मास तो m के बराबर है, और d जो है इनके बीच में डिस्टेंस दैट इज L डिवाइडेड बाई 2, L डिवाइडेड बाई 2। सो ये बन जाएगा L² डिवाइडेड बाई 4, L² डिवाइडेड बाई 4। ओके, नाउ mL² डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ये I जो है वो किसके बराबर होता है? दैट इज mL² डिवाइडेड बाई 12। इससे पहले वाली प्रॉब्लम में भी हमने देखा था, तो वो आप यहां पर मसाज कर लेंगे, इट विल कम आउट टू बी mL² डिवाइडेड बाई 3। mL वैसे याद होना चाहिए आपको, ये रिजल्ट काफी फेमस रिजल्ट है, अबाउट द एज ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू एज ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, काफी फेमस है। ये दो रिजल्ट्स काफी फेमस हैं। सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के लिए क्या है? mL² डिवाइडेड बाई 2, और एज वाले एक्सिस के लिए क्या है? mL² डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हमें पुट करना इन टर्म्स ऑफ दिस आई, mL² डिवाइडेड बाई 12। तो व्हाट आई विल डू हियर इज अ लिटिल बिट ऑफ मसाजिंग। दिस इज इक्वल टू, मुझे यहां पर 12 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मैं मल्टीप्लाई भी कर लूंगा और डिवाइड भी कर लूंगा, ये बन जाएगा डिवाइड करके 12। अब mL² डिवाइड बाई 12 इज I, सो ये बन जाएगा 4 टाइम्स I, 4 टाइम्स I, 4 टाइम्स I, ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The radius of gyration of a uniform rod of length L about an axis passing through its center of mass is and perpendicular to its length हम कंसिडर कर लेंगे, ऑल्दो वो यहां पर मेंशन नहीं है। अब उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एक दो बार कंटिन्यूअसली किया पिछले प्रॉब्लम्स में, mL² डिवाइडेड बाई 12 होता है, mL² डिवाइडेड बाई 12। इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mk²। In terms of radius of gyration, तो m and m cancels out, k is equal to L divided by root 12 स्क्वायर। इसका तो कैंसिल होगा, इसका रूट आ जाएगा, k is equal L divided by root 12, L divided by root 12 पहला ही ऑप्शन है, L divided by root 12। ओके, L divided by root 12।
So let's move on to the next one now. Two bodies of masses 2 kg and 4 kg are moving with velocities 2 meter and 10 meter towards each other due to mutual gravitational attraction. What is the velocity of their center of mass? M1 is 2 kg, M2 is 4 kg, V1 is 2 meter per second and V2 is 10 meter per second. अब यहां पर म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है दैट इज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, लेकिन वेलोसिटीज पहले से ही कुछ है 2 मीटर एंड 10 मीटर पर सेकेंड. अब ये वेलोसिटी जो है वो ग्रेविटी के वजह से ही आई है, वी डोंट नो. ओके, वी डोंट नो. सो वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m1 equal to 2 kg moving with a velocity v1 equal to 2 meter per second. और दूसरा पार्टिकल ऑफ मास m2 इक्वल टू 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी v2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन हम लेंगे तो -10 मीटर पर सेकेंड. हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे और इसको नेगेटिव डायरेक्शन कहेंगे. अच्छा, अगर ये कहा गया होता कि दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तब हमें पता है कि म्यूचुअल फोर्स जो होगा इनके बीच में, इंटरनल फोर्सेस जिन्हें हम कहते हैं, उनके वजह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है. इंडिविजुअल पार्ट्स की वेलोसिटी तो चेंज होती, लेकिन सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता. सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे, अगर सिस्टम रेस्ट पे था तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे था. तो बाद में अगर पार्ट्स ऑफ सिस्टम मूव कर लेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट. ये भी सेंटर ऑफ मास की तरफ आएगा, ये भी सेंटर ऑफ मास की तरफ आएगा, बीच में सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट. लेकिन हमें यहां पर नहीं पता है कि ये इनिशियली रेस्ट पे है या नहीं. ओके, इनिशियली रेस्ट पे है या नहीं. सो हम फॉर्मूला यूज करके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे. सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. वी कॉम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 divided by m1 plus m2. m1 2 kg, v1 2 plus m2 4 kg, v2 minus 10 divided by m1 plus m2. 2 plus 4 is 6. 2 into 2 is 4, minus 440 divided by 6. This is minus 36 divided by 6. वो होगा -6. तो वी कॉम का मैग्नीट्यूड जो है, वी कॉम का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड. वो वेलोसिटीज मीटर पर सेकेंड में दी गई थी, तो ये वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में दी गई है. अब नोट कर लें, कोई ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है. द क्लोजेस्ट वन यू कैन गो इज 6.4. क्लोजेस्ट वन इज 6.4. लेकिन विल से कि कोई ऑप्शन यहां पर मैच नहीं कर रहा है, ये हमने कंसिडर किया है, तो आपको इसका बोनस मार्क्स मिलेगा. ओके, सो यहां पर कंफ्यूजन होने के चांसेस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है, तो फोर्सेस जो होंगे इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज इट्स स्टेट. does not change its state. So जैसे था वैसे ही रहेगा. अगर रेस्ट पे था रेस्ट पे ही रहेगा, अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा. यहां पर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एट 6 मीटर पर सेकंड. लेकिन यहां पर काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप जीरो को ऑप्ट कर लेंगे. इंटरनल फोर्सेस है, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव. नहीं, सेंटर ऑफ मास मूव कर सकता है, बट इट विल अंडरगो यूनिफॉर्म मोशन अगर मोशन में है तो जीरो चांसेस हैं. लेकिन यहां का आंसर जो है वो 6 है, बट दैट इज नॉट अमंग द ऑप्शंस. सो इसका आपको बोनस मार्क्स मिलेगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. The excess pressure inside a spherical drop of water is 4 times that of another drop. अब another drop जो है वो भी वाटर का ही लेना है. ओके, वो भी वाटर का ही लेना है. दैट मीन सरफेस टेंशन दोनों केसेस में सेम है. देन द रेस्पेक्टिव मास रेशियो इज, ओके, देन द रेस्पेक्टिव मास रेशियो इज. एक्सेस प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. अब एक्सेस प्रेशर यहां पर स्फेरिकल ड्रॉप है, सो बबल नहीं है, स्फेरिकल ड्रॉप है. ड्रॉप के लिए होता है 2t डिवाइडेड बाय r. 2t डिवाइडेड बाय, मैं एक्सेस प्रेशर को सिंपली p से रिप्रेजेंट कर लूंगा. 2t डिवाइडेड बाय r. अब यहां पर t तो दोनों ड्रॉप्स के लिए सेम है, क्योंकि दोनों वाटर का है. पहला भी वाटर का है, दूसरा भी वाटर का हम लेंगे. तो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. P is inversely proportional to R. और आपसे कहा गया है कि excess pressure inside a spherical drop is 4 times that of another drop. 4 times.
So P1 is equal 4 times P2. P1 is equal 4 times P2, which means P1 by P2 is equal to 4. अब P is inversely proportional to R. Inversely है तो R2 divided by R1. P1 by P2 is equal R2 divided by R1. वो 4 के बराबर है. ओके, वो 4 के बराबर है. इससे संभाल के रखें, we'll need it. कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल दें. अब मास रेशियो हमें बताना है. स्फेरिकल ड्रॉप्स दोनों है. ओके, स्फेरिकल ड्रॉप्स दोनों है. मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब. दोनों वाटर हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं, तो रो सेम है. 4/3 पाई सेम है. सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. Mass is directly proportional to R cube. This means M1 divided by M2 is equal to R1 divided by R2 cube के साथ. अब R1 divided by R2 यहां पर है R2 divided by R1. आपको चाहिए R1 divided by R2. So उल्टा करके ये 1/4 बन जाएगा. So this is 1/4 cube. 1/4 cube. That is 1 divided by 64. So M1 by M2 is equal to 1 divided by 64, which is 1 is to 64. Option 4. 1 is to 64. Okay. So let's move on to the next one now. The stress required to double the length of a wire of Young's modulus Y is. लेंथ को डबल किया गया है. दैट मींस चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ. नई लेंथ ट्वाइस एल है, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस एल. सो डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू 1. स्ट्रेन आपको मिल गया. स्ट्रेन आपको मिल गया. अब स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन. वाई इंटू स्ट्रेन तो 1 के बराबर है, तो वाई ही बच जाएगा. सो इज इक्वल टू वाई. स्ट्रेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वाई. स्ट्रेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वाई. ऑप्शन 3. सो लेट्स मूव ऑन. काफी आसान पेपर है इस बार. A circular disc of radius r is removed from a bigger disc, circular disc of radius 2r, such that the circumference of the disc coincide. The center of mass of the new disc is at a distance of alpha r from the center of the bigger disc. The value of alpha is. So we have a disc here. इसे मैं कहूंगा original. Okay, I'll use O for this. Original. अब यहां से आप एक स्मॉलर डिस्क को रिमूव कर रहे हैं. दोनों का सर्कमफ्रेंस मिल रहा है जिसका रेडियस r के बराबर है. अच्छा, ओरिजिनल का रेडियस जो है वो 2r है. 2r ये आपने रिमूव कर दिया. सो ओरिजिनल पार्ट ये सारा है, रिमूव्ड पार्ट ये वाला पार्ट है, रिमेनिंग वाला पार्ट ये पार्ट रहेगा जो वहां पर है. अब सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सिंस मैंने यहां से निकाला है तो सेंटर ऑफ मास जो सिमेट्रिकली इस साइड से शिफ्ट होगा, तो सेंटर ऑफ मास इज सपोज समवेयर हियर. सेंटर ऑफ मास इज समवेयर हियर. अब ये आपको कहा गया है इज अल्फा टाइम्स आर. हमें बताना है कि अल्फा किसके बराबर है. तो सेंटर ऑफ मास एक्स को मैं लिखता हूं ऑफ द रिमेनिंग बॉडी जो है वो आपको पता होना चाहिए. अब इसका आपने स्पेशल केस मेरे ख्याल से किया होगा. एरिया ऑफ द ओरिजिनल इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल वन. ओरिजिनल जो था उसका एरिया और उसका सेंटर ऑफ मास जहां पर है, माइनस आपने रिमूव किया है तो माइनस, ऐड किया होता तो प्लस, रिमूव किया है. एरिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिजिनल पार्ट माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट. ओके, ये स्पेशल केस आई एम श्योर आप लोगों ने किया होगा क्लास में. ओरिजिनल पार्ट का एरिया जो है, ओरिजिनल मतलब ये सारी डिस्क जहां पर थी, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर के बदले में 2r. सो पाई इंटू 2r स्क्वायर इंटू x0 जो है वो ओरिजिन पे है. अब पूरा यूनिफॉर्म डिस्क अगर है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा जिसको हमने ओरिजिन लिया है, तो वो तो 0 के बराबर, तो ये सारा 0 बन जाएगा. माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट का रेडियस जो है वो r के बराबर है, तो वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर्ड इंटू एक्स आर. उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा यहां पर, क्योंकि यूनिफॉर्म पार्ट है. तो यहां से यहां तक इज r, विच इज सिंपली रेडियस ऑफ द स्मॉलर डिस्क. सो एक्स आर के बदले में r डिवाइडेड बाय AO पाई इंटू 2r स्क्वायर्ड माइनस AR रिमूव्ड पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर्ड.
पाई आर स्क्वायर। ये तो ऊपर खत्म ही होगा, पाई जो है नीचे कॉमन निकलेगा और इसके साथ कैंसिल आउट होगा। आर स्क्वायर जो है नीचे कॉमन निकलेगा, रिमेंबर आर के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके साथ खत्म हो जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट इज एक्स कॉम इज इक्वल टू, नीचे क्या बच गया 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, ओके 4 माइनस 1 इज 3, तो नीचे 3 बच गया। ऊपर क्या बच गया, ये तो पहले 0 बन गया, माइनस साइन बच गया और एक आर बच गया, सो माइनस आर डिवाइडेड बाई 3, माइनस आर डिवाइडेड बाई 3। अब आपसे कहा जा रहा है कि अल्फा इंटू आर है, कहां है ये, अल्फा इंटू आर है, तो अल्फा इंटू आर, आर को छोड़ के अल्फा है, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/3। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो 1/3, अगर साइन के साथ चाहिए तो माइनस 1/3। ऑप्शंस में माइनस साइन कहीं नहीं है, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहिए तो 1/3। सो अल्फा का वैल्यू जो होगा दैट इज 1/3। 1/3 इज ऑप्शन नंबर 2, ओके, ऑप्शन नंबर 2। Okay, so let's move on to the next one. Total angular momentum of a rotating body remains constant if net torque acting on the body is, total angular momentum, torque जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। Conservation of angular momentum. If external torque is 0, then angular momentum remains constant, remains conserved. So simple, information based था। A force F is equal to alpha I plus 3j plus 6k is acting at a point R is equal to 2I minus 6j minus 12k. The value of alpha for which angular momentum about origin is conserved. जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, जब टॉर्क 0 के बराबर होगा, और टॉर्क जो है वो किसके बराबर होता है, R क्रॉस F। R क्रॉस F 0 के बराबर होना चाहिए, R क्रॉस F 0 के बराबर होना चाहिए। R क्रॉस F कर लेते हैं, I J K, R के कंपोनेंट्स 2 माइनस 6 माइनस 12, 2 माइनस 6 माइनस 12, फिर F के अल्फा 3 एंड 6, अल्फा 3 एंड 6 इज इक्वल टू 0। कोई भी वेक्टर अगर 0 के बराबर है तो उसके तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग 0 होने चाहिए, ओके, उसके तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग 0 होने चाहिए। हम एक कंपोनेंट लेते हैं जिसमें अल्फा आएगा, ओके, क्योंकि हमें अल्फा ही चाहिए, तो के वाला कंपोनेंट हम लेंगे। के वाला कंपोनेंट रिमेंबर 0 के बराबर होना चाहिए, ओके, के वाला कंपोनेंट लेंगे तो इसे ब्लाइंड कर लें, 2 into 3 is 6 माइनस 6 into अल्फा, सो माइनस 6 अल्फा is equal to 0, so this means ये तो प्लस बन जाएगा, 6 अल्फा is equal to ये माइनस 6, so अल्फा is equal to -1। तीन में से कोई भी एक कंपोनेंट आप ले लें जिसमें अल्फा होगा। x के साथ तो अल्फा नहीं होगा, वो तो ये दो आएंगे, j और k के साथ अल्फा आएगा, तो दो में से कोई भी आप ले लें, आंसर यही सेम आना है। अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल -1, ऑप्शन 3, ओके, ऑप्शन 3। सो लेट्स मूव ऑन to the next one. Here it is. Two satellites of mass m and 9m are orbiting a planet in circular orbits of radius r. तो masses दिए हुए हैं, दोनों का radius r है, okay, दोनों का same radius r है। Their frequency of revolution will be in the ratio of velocity जिस रेशियो में होगी उसी में होगी, क्योंकि radius दोनों का same है। वेलोसिटी जिस रेशियो में होगी उसी रेशियो में एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी जिस रेशियो में होगी उसी रेशियो में एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सेम एज एंगुलर वेलोसिटी न्यूमेरिकली, तो जिस रेशियो में एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसी रेशियो में फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द masses of the satellites. Independent, they only depend on mass of Earth, not on mass of the satellite, so ratio must be 1:1. Okay, so let's move on to the next one. Where is this? The escape velocity corresponding to a planet of mass m, radius r is 50 km/s. If the planet's mass and radius were 4m and r, तो r same रखा गया है, सिर्फ मास को चेंज किया गया फ्रॉम m to 4m, then the corresponding escape velocity would be,
एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर होती है? अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r। दिस इज एस्केप वेलोसिटी। 2 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, g भी यूनिवर्सल कांस्टेंट, r इस केस में सेम रखा गया है। सो एस्केप वेलोसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, directly proportional to under root of m. So this means v2 divided by v1 is equal to under root of m2 divided by m1. Okay, under root of m2 divided by m1. अब m2 और m1, m और 4m है, m1 is m and m2 is 4m. So m2 is 4m divided by m and m goes to dogs, under root of 4 is 2. So v2 is equal twice v1. So velocity, escape velocity जो होगी वो डबल होगी। ओरिजिनल जो है वो 50 है, v1 is 50, तो ये बन जाएगा 100 किलोमीटर पर सेकेंड। यूनिट वही रहेगा जो यहां पर था, किलोमीटर पर सेकेंड। सो 100 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 1। ओके, सो लेट्स क्विकली मूव ऑन। Suppose the gravitational force varies inversely as nth power of distance. So this is some alien universe. Then the time period of a planet in circular orbit of radius r around the sun will be proportional to. Time period की proportionality हमें बतानी है with respect to radius r. So centripetal force is provided by the gravitational force. Gravitational force is gmm divided by r to the power n अब, okay, r to the power n, nth power of the distance. अब this must be equal to centripetal force, क्योंकि centripetal force is provided by the gravitational force. तो centripetal force किसके बराबर होता है? हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो हम लिखेंगे in terms of omega. So mr omega squared, mr omega squared, mass of the satellite r into omega squared. This m will cancel out, so this implies gm divided by r to the power, r को नीचे लाते हैं, ओके, r को नीचे लाते हैं, बेसिस आर सेम, पावर्स आर रेडी, ये बन जाएगा r to the power n plus 1 इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा इज 2 पाई डिवाइडेड बाई t, ओके, 2 पाई डिवाइडेड बाई t, स्क्वायर है तो बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, ओके, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज t स्क्वायर इज इक्वल टू, t स्क्वायर ऊपर, बाकी सब इस साइड से, 4 पाई स्क्वायर r to the power n plus 1, यहां r to the power n plus 1 divided by gm, हमें बताया गया है टाइम पीरियड सिंपली हमें निकालना है. सो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई gm, इसका अलग से लिखते हैं r to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके, रूट का मतलब 1/2, पावर 1/2, सो n plus 1 डिवाइडेड बाई 2. ऑप्शन इसी फॉर्म में, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है r to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई 2. अब इसे कैपिटल R यूज किया है, इट डजंट मैटर, r to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई 2. सो ऑप्शन 3. बस आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. यू विल रीच टू दैट इक्वेशन. ये चीज आपको ग्रेविटी में जब आप केपलर्स थर्ड लॉ डिराइव करते हैं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, तो वहां पर ये आप यूज करते हैं. तो वहां पर तो r स्क्वायर होता है, ओके, r स्क्वायर होता है, तो ये बन जाता है t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, वही तो केपलर्स थर्ड लॉ है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. An Earth satellite is moving around the Earth in a circular orbit. In such case, what is conserved? सर अर्थ यहां पर है सर्कुलर ऑर्बिट में, सैटेलाइट मूव कर रहा है. लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. वेलोसिटी इज नॉट कंजर्व्ड क्योंकि उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व्ड रहता है? एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व रहता है? द फोर्स इन्वॉल्व इज लाइक दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज अलोंग द रेडियस, दैट इज अलोंग द रेडियस, तो वो कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर लेगा, कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर लेगा, विच मीन्स एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड. सो लेट्स मूव ऑन. So if radius of Earth was to shrink by 1%, small changes are involved, तो आप वो relative error वगैरह यूज कर सकते हैं.
the density remaining constant, the acceleration due to gravity on the surface of earth will be, density is constant, mass फिर constant नहीं रहेगा, so कुछ mass remove हो गया जिसके वजह से radius जो होगा वो कम हो गया होगा. So acceleration due to gravity on the surface of earth या कोई भी planet, okay, earth ही है, तो gm divided by r square के बराबर होता है. इसको पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. ओके, इसको पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्योंकि डेंसिटी ही कांस्टेंट रह रही है. सो दिस इज g डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू m जो है 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी रो. ये दो r जो हैं वो कैंसिल आउट होंगे. सो g इज इक्वल टू 4/3 पाई रो g इंटू r. ये सारा कांस्टेंट है. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. रेडियस कम हुआ है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होगी. सो लेस देन g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी लेस देन g. इनफैक्ट एग्जैक्टली सेम डिक्रीज होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है. तो अगर रेडियस 1% से डिक्रीज हुआ है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 1% से डिक्रीज हुई है. फ्रॉम एरर्स, डेल्टा g बाई g इज इक्वल टू डेल्टा r बाई r. ये तो सारा कॉन्स्टेंट है. ओके, सो 1% ये भी डिक्रीज होगा बाय 1%, लेकिन हमें ऑप्शन में सिर्फ कहना है कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इट डिक्रीजेस. सो इट इज लेस देन द ओरिजिनल g. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. At what height from the surface of earth the total energy of the satellite is equal to its potential energy at a height of 2r. सो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात कर लेंगे तो हाइट गिवन है 2r के बराबर. हाइट गिवन है, रेडियस नहीं है, हाइट गिवन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. हमें बताना है कि सैटेलाइट जो है वो किस हाइट पे होना चाहिए ताकि उसकी एनर्जी जो है इसके बराबर हो. एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हमें पता है -gmm डिवाइडेड बाय 2r. दिस r इज रेडियस, नॉट द हाइट. रेडियस ऑफ द सैटेलाइट. ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, यहां पर रोटेट कर रहा है. रेडियस जो होगा वो यहां से लेके यहां तक, वो रेडियस जो होगा दैट विल बी r प्लस h, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस द हाइट. सो अगर रेडियस r के बराबर है तो एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज -gmm डिवाइडेड बाय 2r. आपको बताना है कि हाइट किसके बराबर होगी. अगर ये एनर्जी जो है दैट इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट ऑफ 2r. ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट ऑफ 2r. सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट ऑफ 2r. अच्छा, हाइट अगर 2r के बराबर है एट h इक्वल टू 2r, देन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी 2r प्लस r विच इज 3r. ओके, 3r. अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल फॉर्मूला आपके पास है -gmm डिवाइडेड बाय r. अब r के बदले में विल राइट 3r. ये दो आपको बराबर लेने हैं और बताना है कि स्मॉल r पहले किसके बराबर है, फिर वहां से हाइट किसके बराबर है. ओके, हाइट किसके बराबर है वो हमें बताना है. सो लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर. अब ये दो बराबर लेने हैं. ओके, सो -gmm डिवाइडेड बाय 2r इज इक्वल टू -gmm डिवाइडेड बाय 3r. ये सारा कैंसिल आउट होगा. 2r इज इक्वल टू 3r. ओके, 2r इज इक्वल टू 3r. This means r is equal to 3 capital R divided by 2. अब आपको रेडियस ऑफ द सैटेलाइट नहीं निकालना, आपको हाइट निकालनी है. अब स्मॉल r जो है दैट इज कैपिटल R प्लस h. रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो स्मॉल r के बदले में वो लिखते हैं कैपिटल R प्लस h इज इक्वल टू कितना आया 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कैपिटल R. 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कैपिटल R. दिस इंप्लाइज h इज इक्वल 3/2r माइनस r. 3/2 माइनस 1. 3 minus 2 is 1. 1/2r बन जाएगा. So meaning r divided by 2 के बराबर. So height is r divided by 2. Option 2. Okay, option 2, r divided by 2. Let's move on to the next one now. There are two planets. The ratio of radii of two planets is k. So r1 by r2 is k. r1 by r2 is k. But ratio of acceleration due to gravity of both planets is g. So g1 by g2 is k. g1 by g2 is g. और we'll just take it as g. ये कोई acceleration due to gravity हम नहीं लेंगे, just g लेंगे, फिर वो चाहे कुछ भी हो. What will be the ratio of their escape velocities? So we need a formula for escape velocity in terms of r and g. In terms of r and g.
वी एस्केप होता है अंडर रूट ऑफ 2gr in terms of small g 2gr under root of 2gr. So v escape is directly proportional to root gr, which means v1 divided by v2 is equal to, वही हमें निकालना है, what will be the ratio of their escape velocities, is equal to under root of, दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो g1 by g2 into r1 by r2. g1 by g2 आपसे कहा गया है g के बराबर है, R1 by R2 आपसे कहा गया है कि K के बराबर है. So V1 by V2 is under root of Kg into K, which is we can write it as Kg power 1 by 2. Okay, Kg power 1 by 2. So Kg power 1 by 2. Fine. So let's move on now. The total energy of a circularly orbiting satellite is twice the kinetic. Okay, total energy of a satellite आपको पता होना चाहिए, अभी हमने यूज भी किया था, gmm minus gmm divided by 2r, where r is the radius of the satellite. Potential energy होती है minus gmm divided by r, just r, और kinetic energy होती है gmm divided by 2r. ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, रिलेशनशिप क्या है? टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जरा फर्क देखें, सिर्फ माइनस का फर्क है, सिर्फ बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है. दैट मींस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, या आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वो ज्यादा बेहतर रहेगा. मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. देन टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जरा देख लें. पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी, माइनस तो है ही पहले से ही दोनों का. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय 2, यू डिवाइडेड बाय 2. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का देख लें. पहली बात कि माइनस का फर्क है, माइनस का फर्क है. दूसरी बात देखें कि यहां अगर डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो k मिल जाएगा, 2r है, यहां पर सिर्फ r है, तो यहां पर अगर डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो k मिल जाएगा, और माइनस का भी फर्क है. सो k इज इक्वल माइनस यू डिवाइडेड बाय 2, माइनस यू, या फिर k इज इक्वल मॉडुलस ऑफ u डिवाइडेड बाय 2. अब ऑप्शंस को देख लें. ट्वाइस द काइनेटिक, ओके, हमें क्या कहना है? टोटल एनर्जी किसके बराबर है? टोटल एनर्जी इज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. नहीं, टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स k, या मॉडुलस इज इक्वल टू k. हाफ द काइनेटिक एनर्जी, नहीं, वो भी नहीं है. ट्वाइस द पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, ट्वाइस टोटल एनर्जी इज, नहीं, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, half the potential energy of the satellite. So total energy is half the potential energy of the satellite. So option 4 is the correct option. Total energy is half the potential energy of the satellite. Okay, so let's move on. Three particles of masses m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side r as shown in figure. Given figure, the magnitude of gravitational force on any particle due to other two is. कहाँ गया ये? ओके, सो यहां पर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 3 कॉर्नर्स पे 3 पार्टिकल्स हैं, 3 कॉर्नर्स पे 3 पार्टिकल्स हैं. let's consider force on this particle. Let me call this as particle 1 and this as particle 2. डिस्टेंस r यहां पर भी है, डिस्टेंस r यहां पर भी है, सेम डिस्टेंस. मासेस भी सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम है, सो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स भी सेम होंगे. ओके, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स भी सेम होंगे. अब फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं. इसके वजह से फोर्स होगा इस डायरेक्शन में F, इसके वजह से फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम F, और किसके बराबर होगा? GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ओके, हमें बताना है कि टोटल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा. अच्छा, इन दो फोर्सेस के बीच में एंगल जो है दैट इज 60 डिग्रीज, इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 डिग्रीज. सो पहले F किसके बराबर है, फिर टोटल फोर्स देखते हैं किसके बराबर है. F इज इक्वल टू GM स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. GM1 M2 M इंटू M स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अब देखते हैं टोटल फोर्स क्या होगा. नेट फोर्स इज इक्वल अंडर रूट ऑफ a square f square plus b square f square plus 2ab cos of theta cos of 60. अब cos of 60 होता है 1 divided by 2. ओके, cos of 60 होता है 1 divided by 2.
cos of 60 होता है 1 divided by 2 and 2 cos of 60 will cancel out. f square plus f into f is again f square. तो वो बन जाएगा 3f square. 3 का रूट ऐसे ही रहेगा, f का रूट जो होगा वो खत्म हो जाएगा. सो नेट फोर्स इज इक्वल टू √3 और f जो है दैट इज gm square divided by r square. gm square divided by r square. This is the net force. Where is the option? √3 gm square divided by r squared. Option 2. Okay, option 2. So let's move on to the next one now. Okay. So under the action of a force, a 3 kg body moves such that x is equal to t squared divided by 2. T squared divided by 2. What did I do? T squared divided by 2. Where x is position x is in meters, so SI system में t is in seconds, वो भी SI system है. What is the work done by the force in first 3 seconds? In first 3 seconds. वर्क डन हमें बताना है कि किसके बराबर है. विल जस्ट फाइंड आउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. x जो है x इज इक्वल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. इसकी डिफरेंशिएशन विच इज द वेलोसिटी वो होगी 2t. 2 and 2 विल कैंसिल आउट, जस्ट t. So at t equal to 0, v is equal to 0. v is equal to 0, that means kinetic energy, initial kinetic energy is 0. At t equal to 3 seconds, 0 to 3 हमें बताना है. First 3 seconds मतलब 0 to 3. At t equal to 3 seconds, v is equal to 3 क्योंकि v t के ही बराबर है numerically. So v is equal to 3. तो kinetic energy, final kinetic energy half of m v squared वो बन जाएगा half of m जो है वो 3 kg है. v जो है वो 3 है. 3 square is 9. 9 into 2 is 27. 9 into 3 27 divided by 2. So final kinetic energy जो है वो 1 by 2 27 divided by 2 है. 27 divided by 2. So work done by the force in first 3 seconds is, so work done is equal to change in kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy, which is simply 27 divided by 3 minus 0. सब कुछ SI सिस्टम में डिवाइड बाई 2. सब कुछ SI सिस्टम में था तो वर्क डन का जो वैल्यू आएगा वो भी SI सिस्टम में ही होगा, विच इज जूल्स डिवाइडेड बाई 2 जूल्स, विच इज 1 2 into 3 is 6.5 13.5 joules. Work done is equal to 13.5 joules. 13.5 joules. Okay, 13.5 joules. Chale, let's move on to the next one. A particle of mass 100 grams is thrown vertically upwards with a speed of 5 meters per second. The work done by the force of gravity during the time the particle goes up is during the time. So ground से लेके टॉप तक जो होगा. So कंडीशन क्या है? हमारे पास कोई पार्टिकल है, आप इसे वेलोसिटी u 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर थ्रो कर रहे हैं. मास जो है वो 100 ग्राम्स के बराबर है. जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा गेनिंग सम हाइट h, ओके, गेनिंग सम हाइट h, यहां पर आके वेलोसिटी जो होगी वो 0 के बराबर होगी. द ओनली फोर्स एक्टिंग इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, द ओनली फोर्स, आपने थ्रो किया उसके बाद सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है. आपका थ्रो जो है वो इसको ये इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है. So the only force acting is the gravitational force. Remember work kinetic energy theorem में work is equal to change in kinetic energy. इसमें ये work होता है work done by net force. Work done by net force. अब यहां पर सिर्फ gravitational force है तो work done by net force is work done by gravity. So in this case net force is equal to gravitational force. So work done by gravity is equal to delta K. ओके, या फिर यू कैन फाइंड आउट h फर्स्ट. इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, h निकाल सकते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस डेल्टा u. फिर यूज कर सकते हैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप यूज कर सकते हैं. सो दो में से जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं. ये हम यूज कर लेंगे क्योंकि एक तो आपको पहले ही पता है, बस एक आपको इवेलुएट करना है. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल तो 0 है क्योंकि फाइनल स्पीड जो है वो 0 के बराबर है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m, m इज 100 ग्राम्स,
तो कन्वर्ट कर लें 100 डिवाइडेड बाई 1000, ओके 100 डिवाइडेड बाई 1000, सो केजीज में आ गया, एसआई सिस्टम में आ गए, इंटू वी स्क्वायर, वी जो है वो 5 है, 5 स्क्वायर इज 25, सो इंटू 25, ओके इंटू 25, ये दो जीरोस कैंसल आउट हो गए, 5 into 5, 5 into 2, so this is minus 5 divided by 4. Work done by gravity is minus 5 divided by 4. यहाँ पर fractional values हैं, so minus 1.242 is 8, minus 1.25 joules. Work done by gravity is minus 1.25 joules. Minus 1.25 joules is option 2. Okay, option 2. Let's move on to the next one now. 34. Let's erase it first. The escape speed of a body from the surface of Earth radius RE is under root of 2gr. दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्म्स में आपके पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है. एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r, या फिर अंडर रूट ऑफ 2gr. यहां पर r ये है रेडियस ऑफ अर्थ, सो ऑप्शन 4. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Kepler's formula states that square of period of revolution of a planet around the sun is proportional to third power of तो ये basically Kepler's formula, t square is equal to k times r cube. K is a constant. Here k is a constant. If the masses of sun and planet are capital M and small m respectively, then as per Newton's law of gravitation, gravitational law हमें पता है, g divided by r squared. Here g is find the value of relation between g and k हमें निकालना है. रिलेशन बिटवीन जी एंड के. हमें पता है कि सन जो है उसके इर्द गिर्द प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स यही प्रोवाइड कर लेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर. हमें टाइम पीरियड के साथ रिलेट करना है, इसलिए मैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिख रहा हूं. So this implies this m and m cancels out. gm divided by r को नीचे लाते हैं तो r क्यूब बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, तो स्क्वायर के साथ 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. ओके, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. सो अब इसको इस फॉर्मूला है टी स्क्वायर इज इक्वल के आर क्यूब, तो टी स्क्वायर ऊपर इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर यहां पर पहले से ही है, डिवाइडेड बाई जी एम को नीचे लाते हैं, आर क्यूब को ऊपर लेते हैं. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम इंटू आर क्यूब. अब जरा कंपेयर कर लें जो इक्वेशन आपको दी गई है. टी स्क्वायर इज इक्वल के टाइम्स आर क्यूब, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब. सो के जो है दैट इज 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम. सो के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम. 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम. हमें क्रॉस करना है इसको, तो जी एम इंटू के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. जी एम इंटू के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. जी एम इंटू के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. ऑप्शन 4. ऑप्शन 4. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. A particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius. So mass same है, radius भी same है. A particle of mass m is situated at the center of a spherical shell. So spherical shell का mass जो है वो है same as that of the particle. दोनों का mass जो है वो m के बराबर है. Shell का radius a के बराबर है. The magnitude of the gravitational potential at a point situated at a by 2 distance from the center is. पॉइंट पार्टिकल का याद करें, पोटेंशियल होता है माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर. स्फीयर का याद करें, आउटसाइड होता है माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर एज इफ इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट पार्टिकल लोकेटेड एट इट्स सेंटर. सरफेस पे होता है माइनस जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस. और इनसाइड जो होता है दैट इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस. Inside जो है that is same as that on the surface.
सो V इनसाइड जो है दैट इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस। तो ये दो रिजल्ट्स हमें यहां पर यूज करने हैं। हमारे पास एक स्फीयर है और सेंटर स्फेरिकल शेल है और सेंटर पे है पार्टिकल ऑफ मास m, इसका मास भी m है और रेडियस जो है वो a के बराबर है। हमें बताना है कि पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर है एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2, एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2 फ्रॉम द सेंटर। यहां पर हमें बताना है पॉइंट P पे पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर है एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2। अब दो सोर्सेज हैं फॉर द पोटेंशियल, एक तो ये m है जो सेंटर पे है और दूसरा ये शेल जो है उसका मास जो है वो सोर्स बन जाएगा। तो दो का सिंपल एडिशन होगा, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों सोर्सेज का जो पोटेंशियल का सम होगा दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल। पहले इस पॉइंट चार्ज के पॉइंट मास की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो फॉर्मूला है -gm डिवाइडेड बाय r। सो -gm डिवाइडेड बाय r के बदले में है a डिवाइडेड बाय 2, a डिवाइडेड बाय 2। फिर इस शेल के वजह से, अब शेल के लिए दिस पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द शेल, तो इनसाइड वाला रिजल्ट यूज होगा, वो क्या है, सेम एज दैट ऑन द सरफेस, वो क्या है -gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R। सो -gm, रिमेंबर मास इसका भी m ही है, डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज द रेडियस जो यहां पर a के बराबर है। सो ये दोनों का अब मिलके आ गया डिवाइडेड बाय a। सो दिस इज 2 ऊपर आएगा -2gm डिवाइडेड बाय a, -gm डिवाइडेड बाय a, ये बन जाएगा -3 टाइम्स gm डिवाइडेड बाय a। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो v का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 3gm डिवाइडेड बाय a, 3gm डिवाइडेड बाय a, 3gm डिवाइडेड बाय a, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। ओके, so let's continue. 37. If the surface tension of water is 0.06 Newton per meter, surface tension दिया हुआ है, then the capillary rise in the tube of diameter 1 mm is cos of theta, this should be theta is equal to 0 degrees, not cos of theta is 0 degrees, theta is equal to 0 degrees, okay, theta is equal to 0 degrees, मतलब cos of theta is equal to 1। तो surface tension दिया हुआ है, हाइट हमें बतानी है, हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर, आर इज रेडियस ऑफ द कैपिलरी। सो सब्स्टिट्यूट कर लें, 2 इंटू टी जो है दैट इज 0.06, कॉस ऑफ थीटा जो है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय रो जो है वाटर के लिए, वाटर स्टैंडर्ड कांस्टेंट है पता होना चाहिए 10 टू द पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर, जी जो है वो 10 के बराबर है, आर जो है 1 मिलीमीटर जो है वो डायमीटर है, तो रेडियस जो होगा वो हाफ मिलीमीटर होगा, हाफ मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लें इंटू 10 टू द पावर -3, ओके, 10 टू द पावर माइनस। सब कुछ एसआई सिस्टम में आ गया तो एच हमारा मीटर्स में आएगा, मीटर्स में आएगा, वो भी एसआई सिस्टम में आएगा, लेकिन ऑप्शंस को देखें वो सेंटीमीटर्स हैं, वो लास्ट में कन्वर्जन हम कर लेंगे, वो लास्ट में कन्वर्जन हम कर लेंगे। चलिए यहां पर देखें कैंसिल क्या क्या होगा, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -3 विल कैंसिल आउट, ओके। सो 2 को ऊपर लेते हैं, ये बन जाएगा 4 इंटू 6 इज 6 4 इज 24, 2 के बाद 0, सो 0.64 डिवाइडेड बाई 10 मीटर्स, ओके, मीटर्स। अब सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें, 0.24 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स, 1 0 यहां पर कैंसिल होगा, सो दिस इज 2.4 सेंटीमीटर्स, ओके, 2.4 सेंटीमीटर्स, 2.44 सेंटीमीटर्स ऑप्शन है, ऑप्शन 2। ओके, सो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला अगर आपको पता है यू आर जस्ट ए फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम इट। फॉर्मूला जो है याद रखना इज द की, ओके, दैट इज द की। फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए। If S is stress and Y is Young's modulus of material of wire, then energy stored in the wire per unit volume is, energy stored per unit volume, energy stored per unit volume, उसके लिए बेसिक, सबसे बेसिक फॉर्मूला इज हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेस, तो स्ट्रेन को हमें कन्वर्ट करना है, स्ट्रेन को हमें कन्वर्ट करना है, स्ट्रेस। अब स्ट्रेन जो है दैट इज हमें पता है हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, वाई इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई, तो इसके बदले में लिखें स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई, वो स्ट्रेस स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय वाई। वैसे पता होना चाहिए, इस फॉर्म में भी ये पता होना चाहिए, स्ट्रेस इज एस, सो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y, ऑप्शन 1, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। सो दिस इज 38,
39. Two raindrops falling through air having radii in the ratio 1:2. दोनों ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स हैं, तो दोनों के लिए वाटर मटेरियल है। रेडिया का रेशियो दिया हुआ है। दे विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी इन द रेशियो। एयर के थ्रू फॉल हो रहा है, एयर के थ्रू फॉल हो रहा है, तो वी कैन नेग्लेक्ट बायोंट फोर्स। ओके, वी कैन नेग्लेक्ट बायोंट फोर्स। सो रेन ड्रॉप जब नीचे आएगा तो इस पे mg है और विस्कस फोर्स है। बायोंट फोर्स तो नेग्लिजिबल होगा। एयर की डेंसिटी बहुत कम है, वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम बहुत कम है, तो काफी नेग्लिजिबल, अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगा। और विस्कस फोर्स जो है दैट 6 पाई एटा आर वी, 6 पाई एटा आर वी, स्टोक्स लॉ। अब टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट बन गई होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होगा नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो तो ये दो बराबर होने चाहिए। तो 6 पाई एटा आर वी, ये कब होगा? जब टर्मिनल वेलोसिटी बन चुकी होगी, तब नेट फोर्स जीरो बनेगा। ओके, उससे पहले तो नहीं, क्योंकि उससे पहले वेलोसिटी चेंज हो रही है। इज इक्वल टू एम जी, एम के बदले में आई राइट रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। सो देखें कैंसिल क्या क्या होगा, और वी टी किसके बराबर होगा? 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, एक आर कैंसिल होगा तो यहां पर स्क्वायर बच जाएगा, 3 और एटा बच गया, उनको नीचे ले जाएं। सो वी टी इज इक्वल टू 2 इन, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इज 9, एटा भी नीचे, यहां पर बच गया रो जी आर स्क्वायर। अब रो दोनों वाटर ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स हैं, तो दोनों की डेंसिटी सेम, जी दोनों के लिए सेम, एटा दोनों के लिए सेम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो एयर के वजह से होगी। सो वीटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हमें बताया जा रहा है रेडिया का रेशियो दिया हुआ है वो 1:2 है। सो इसका मतलब हुआ V1 डिवाइडेड बाई V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल, पहले यहां से R1 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, और R1 डिवाइडेड बाई R2 जो है वो कहा गया है 1:2 है, दैट मींस 1/2, तो स्क्वायर लेके वो बन जाएगा 1/4। सो V1 बाई V2 टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो इज 1/4, मींस 1:4। Okay, 1:4. So 1:4, option 2. Fine, option 2. Chale, this is 39. So let's move on. Bernoulli's equation for steady non-viscous incompressible flow expresses the conservation of energy. Bernoulli's theorem is simply conservation of energy for fluid dynamics. So option 4. When cooking oil is heated in a frying pan, the oil moves around the pan more easily when it is hot. The main reason for this is that the rise in temperature, there is a decrease in viscosity. Temperature increase करने से fluid की viscosity जो है, liquid की viscosity जो है वो कम हो रही है because of decrease in viscosity. Okay, because of decrease in viscosity. Okay, so let's move on. In the figure, the velocity v3 will be, okay. So again, equation of continuity वाला केस है। यहां पर इस पार्ट में velocity is v1 equal to 4 meter per second and area of cross section is 0.2 meter square. ये अब दो sections में divide हो रहा है, तो आपको इन दो को ऐड करना पड़ेगा, और यहां पर दिया हुआ है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है 0.2 मीटर स्क्वायर ही है, वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। यहां की वेलोसिटी v3 है जो हमें बतानी है किसके बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। सेम एक डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है दो पार्ट्स में, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगी? यहां पर तो होगा a1 इंटू v1 इज इक्वल टू, इन दो का सम लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही दो में स्प्लिट हो रहा है, इन दो का सम। सो दिस इज a2 v2 प्लस a3 v3, v3 हमें निकालना है। ओके, v3 सो सब्स्टिट्यूट कर लें वैल्यूज। a1 जो है दैट इज 0.2 इंटू v1 जो है दैट इज 4, v1 इज 4, a2 जो है दैट इज 0.2, v2 जो है दैट इज 2 प्लस a3 जो है दैट इज 0.4,
V3 हमें निकालना है, V3 हमें निकालना है। तो कैंसल आउट देखें कि क्या क्या होगा। 0.2 0.2 ये 2 से कैंसल आउट होगा। 0.4 डिवाइड बाई 2 इज 2। 4 ये 2 यहां पर बच गया, इसे यहां लाते हैं। 4 माइनस 2 इज 2 इज इक्वल टू 2 इंटू V3। 2 and 2 कैंसल्स आउट, तो V3 इज इक्वल टू 1। यूनिट वही रहेगा जो बाकी वेलोसिटीज का यूनिट था, मीटर पर सेकंड, तो इसका भी मीटर पर सेकंड ही रहेगा। सो V3 जो होगी, जो यहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड जो होगी दैट विल बी 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड इज ऑप्शन 3। 1 मीटर पर सेकंड इज ऑप्शन 3। A solid cylinder and a hollow cylinder, both of the same mass and same external diameter, are released from the same height at the same time on an inclined plane. Both roll down without slipping. Which one will reach the bottom first? Which one will reach the bottom first? So we have a situation, inclined plane का केस है। यहां पर कोई बॉडी है, राउंड शेप्ड बॉडी, ऑब्वियसली वही रोल कर लेगी। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला केस है। इनिशियल कंडीशन जो है वो सारी सेम है। साइमल्टेनियसली आप इनको रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने का मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 के बराबर है। आपको बताना है यहां पर पहले कौन पहुंचेगा। जो ज्यादा जल्दी तेज मूव कर लेगा वही पहले पहुंच जाएगा, यानी कि जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी वही पहले पहुंच जाएगा। अब एक्सेलरेशन फॉर ए रोलिंग बॉडी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज g sin theta divided by 1 plus k square divided by r square, where k is radius of gyration. Okay, k is radius of gyration. तो g तो सब के लिए सेम है, चाहे कोई भी बॉडी हो g तो सेम ही रहेगा। थीटा तो सभी बॉडीज के लिए सेम है, चाहे डिस्क हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, थीटा भी सेम है। द ओनली थिंग दैट विल वेरी इज k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जिन दो बॉडीज के लिए हमें यहां पर कंपेयर करना है, कौन कौन सी बॉडी है, सॉलिड सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर है। अब उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मिल जाएगा। अगर आपको याद है तो वो ज्यादा ही बेहतर होगा। हॉलो सॉलिड स्फीयर का पहले, सॉलिड सिलेंडर है, हाँ सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला सेम है एज दैट ऑफ द डिस्क। So half of mr squared, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr स्क्वायर के बगैर जो है, mr स्क्वायर के बगैर क्या है, 1/2, वही आपका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, वही आपका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। सो सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो है वो 1/2 के बराबर है। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1/2। अब जाके देखते हैं हॉलोस्फीयर का। हॉलोस्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला जो है, हॉलो सिलेंडर नॉट स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, दैट इज सेम एज दैट ऑफ द रिंग, दैट इज mr स्क्वायर। अब mr स्क्वायर के बगैर क्या है, जस्ट 1, कोफिशिएंट इज जस्ट 1। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है फॉर हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा है, उसका तो 1/2 है, इसका 1 है। तो हॉलो सिलेंडर का ये ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा बन जाएगा। डिनोमिनेटर ज्यादा बनेगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कम है, ये कम है तो डिनोमिनेटर कम बन जाएगा। डिनोमिनेटर कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा बन जाएगी। सो इसका क्या मतलब हुआ फिर, acceleration for the solid cylinder is greater than acceleration for the hollow cylinder. hollow cylinder का k square by r square ज्यादा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा बनेगा, डिनोमिनेटर ज्यादा बनेगा तो कोशेंट कम होगा। तो hollow cylinder का एक्सेलरेशन जो है वो कम है, सॉलिड सिलेंडर की एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा है। सॉलिड सिलेंडर की एक्सेलरेशन अगर ज्यादा है तो वही पहले पहुंच जाएगा। ओके, वो ज्यादा स्पीड गेन कर लेगा रैपिडली और वही जो है नीचे ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। सो वैसे आपको ये पता होना चाहिए, पूरा लिस्ट पता होना चाहिए। अगर आप राउंड शेप्ड बॉडीज को एक साथ रिलीज कर लेंगे तो कौन पहले पहुंच जाता है, सबसे पहले स्फीयर, सॉलिड स्फीयर पहुंच जाता है। सो खैर, बोथ टुगेदर ओनली व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, नहीं बोथ टुगेदर नहीं, हॉलो सिलेंडर विच विल रीच द बॉटम फर्स्ट रीचेस, सॉलिड सिलेंडर रीचेस फर्स्ट, तो ऑप्शन 4। ओके, सॉलिड सिलेंडर रीचेस फर्स्ट, ऑप्शन 4। अच्छा, ये भी नोट कर ले कि
It only depends on k square by r square. Rest everything is same for all the bodies, and k square by r square is independent of radius or radius and mass. ओके 1/2 है सॉलिड सिलेंडर का, 1/2 है. अब सॉलिड सिलेंडर बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, इट इज जस्ट 1/2 फॉर एवरी टाइप. सो मास और रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेट्स मूव ऑन नाउ. 44. The time period of an Earth satellite in a circular orbit is independent of mass of the satellite. उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड. रिमेंबर, ये हमने काफी बार किया इस सेशन में भी. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, एम आर ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा में भी टाइम पीरियड छुपा हुआ होता है. एम कैंसल्स आउट, तो फाइनल रिजल्ट जो है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट. सो मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है. Okay, so much awaited one, the last one. A ball is thrown vertically upward with a velocity equal to half the escape velocity. Okay, so initial velocity is half the escape velocity from the surface of Earth. The ball rises to a height h above the surface of Earth. If radius of the Earth is r, then the ratio h by r is. So पहले देखें कि escape velocity जो है वो किसके बराबर है. That is under root of 2gm divided by r. या ऐसे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 2gr. ओके, अंडर रूट ऑफ 2gr. अब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी. सो 1/2 अंडर रूट ऑफ 2gr. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 1/4. इसका स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट. 2gr, ये 2 कैंसिल आउट होगा. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज mgr डिवाइडेड बाय 4. ओके, mgr डिवाइडेड बाय 4. तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है. अब इस काइनेटिक एनर्जी से आपने किसी बॉडी को ऊपर भेजा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो टॉप पे जब पहुंच जाएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0. दैट मीन सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई इनटू पोटेंशियल एनर्जी. ओके, कन्वर्ट हो गई इनटू पोटेंशियल एनर्जी. व्हेन अ पार्टिकल रेजेस बाय हाइट h, इट गेन्स अ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा u जो होता है दैट इज mgh डिवाइडेड बाय डेल्टा u is mgh divided by 1 plus h divided by r. mgh divided by 1 plus h divided by r. Okay, now so mgh जो है वो तब होता है जब h is negligible in comparison to r. h अगर negligible होगा in comparison to r तो ये term negligible बन जाएगी, तो ये बन जाएगा mgh divided by 1 which is just mgh. लेकिन अगर height जो है negligible नहीं है, which is obviously the case क्योंकि escape velocity का comparable velocity है. Velocity is half of the escape velocity. So height cannot be negligible. So अब ये पोटेंशियल एनर्जी इतना इंक्रीज हो गई है. जितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है वही तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई है. उतना ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जितना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई उतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई. पोटेंशियल एनर्जी इतना इंक्रीज हो गई है. काइनेटिक एनर्जी कितना डिक्रीज हो गई है? mgr डिवाइडेड बाय 4. सो दीज टू मस्ट बी सेम. So mgr divided by 4 is equal to mgh divided by 1 plus h divided by r. mg and mg cancels out. 1 plus h by r को ऊपर लाए, इस 4 को यहां लेते हैं, वहां h है, और यहां से r को नीचे लाए. ओके, यहां से r को नीचे लाए. So let me use a different color now. h by r को वहां लेते हैं, वो माइनस बन जाएगा. 4 minus 1 is 3h by r बन जाएगा. So let me write it here. 3h divided by r is equal to 1. This means h by r is equal to 1 by 3. 1 by 3. This means h is equal to r divided by 3. r ऊपर गया तो r divided by 3. Okay, r divided by 3. या हमें h by r ही निकालना है. h by r is 1 by 3. 1 by 3 option 2. Okay, 1 by 3 option 2. So that's it. I wish you all the best. I hope आपने अच्छा किया होगा. I wish you all the best for your future exams.
फॉर्मूले याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 सारी प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए अल्लाह हाफ़िज़।